हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज रिप्लाई करिएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी घटना 5 मिनट इशू के बारे में किसी को पता है? एक बहुत बड़ी घटना 5 मिनट इशू हुई है। किसी को पता है उसके बारे में? आज मेरे साथ हो गई, इसलिए डिले होना पड़ा। और सभी के साथ हुई होगी ये वाली। ये वही वाली कि बस 5 मिनट में उठते हैं। बस 5 मिनट में उठते हैं अभी। बस वही वाला काम हो गया आज। फिर मम्मी का भी फोन आया 6:15 को। मम्मी को आवाज नहीं आई होगी। मैंने बोला कि क्या कर रहा है, फिर डांट पिटी मुझे। मैंने कहा अरे, होती कि स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, जल्दी उठो। कस के डांट पिटी। फिर फटाफट मैंने फिर आपको मैसेज किया। मैंने कहा 15 मिनट्स में लाइव आ रहा हूँ। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे? सेम अमन जी के साथ भी सेम वही चीज हुई है। तो चलो, इसलिए अमन जी और मेरे कारण काफी सारे स्टूडेंट को आज रुकना पड़ा। 5 मिनट इशू हो गया। सॉरी 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 अबाउट इट। गाइस, कभी ऐसा हुआ करे ना, एक बार रिंग कर दिया करो मुझे मेरे फोन पे। एक बार रिंग कर दिया करो। अगर मेरा मैसेज ना आए तो एक बार मैसेज चेक कर लिया करो कि कहीं पर मेरा मैसेज है क्या। तो एक रिंग मार दिया करो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पहले इसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। कई बार ये टॉपिक आता है। फिर इसके अलावा साइक्लोन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आप लोग को साइक्लोन्स की लिंक भेजी थी कल एप्लीकेशन में। होपफुली आप लोगों ने वो लिंक जो है वो ओपन कर ली होगी, है ना। वो साइक्लोन के बारे में उस टॉपिक में पूरी चीज बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई है। उस टॉपिक के बाहर का साइक्लोन से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। बट अभी हम लोग अरेबियन सी पर इतने ज्यादा साइक्लोन्स क्यों बढ़ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी और उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया के 5 पॉइंट एजेंडा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मैरी टाइम कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट। फिर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। नासा का परजीवरेंस रोवर, तो देखो नासा के परजीवरेंस मिशन के बारे में लगातार जो है वो न्यूज आती जा रही है। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में फिर से एक बार देख लेंगे, एक बार कवर कर लेंगे। फिर एडिबल ऑयल, ऑयल पाम या पाम ऑयल, ये जो है गाइस, तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट। तो ये इतने टॉपिक्स हैं आज के, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे सेटअप किया गया था किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। कब किया गया था? 1959 में किया गया था। 1979 में ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई थी। इसको रजिस्टर किया गया था एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। किसके अंडर? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के वन जो 1860 का है, उसके तहत इसे रजिस्टर किया गया था। इसे फाइनेंस कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत रंग महोत्सव या फिर नेशनल थिएटर फेस्टिवल, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1999 में। ये एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली की, जो कि आज की डेट में मतलब एशिया की सबसे बड़ी थिएटर फेस्टिवल के तौर पर हमें देखने को मिलती है, जो कि पूरी तरह से थिएटर के ऊपर डेडिकेटेड है। सिर्फ इतने पॉइंट्स बस इस टॉपिक से रिलेटेड, एनएसडी से रिलेटेड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स जो है वो काफी तेजी से बढ़ गए, और हम देख भी रहे हैं कि लगातार काफी सारे साइक्लोन्स जो है वो आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर वो साइक्लोन्स वाला टॉपिक देखा होगा जो मैंने आपको भेजा, तो आपको पता है कि साइक्लोन्स के बढ़ने की वजह क्या होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वजह होती है टेम्परेचर लेवल। जैसे ही टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा, साइक्लोन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। राइट। क्योंकि टेम्परेचर से उनको क्या मिलता है? पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है। राइट। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी साइक्लोन्स की
काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये अरेबियन सी के ऊपर डेवलप हो रही है और बढ़ गई है, राइट? अगर हम इसको देखें मतलब पिछले 20 सालों के साथ कंपेयर करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में साइक्लोन्स काफी ज्यादा अरेबियन सी पर जो है वो बढ़ गए हैं। इवन अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहां पर स्टॉर्म्स जो है वो काफी कम हो गए हैं, यानी कि कंपैरेटिवली अगर पीछे के सालों से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 52% इंक्रीज जो है वो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया अरेबियन सी में बिटवीन 2001 टू 2019, और 8% डिक्रीज रिकॉर्ड किया गया बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में कम हुए हैं, अरेबियन सी में बड़े हैं, राइट? और काफी सीवियर साइक्लोन हम लोग को देखने को मिले हैं। 150% तक साइक्लोन की सीवियरिटी जो है वो पिछले बताया जा रहा है कि 2 डिकेड्स में हम लोग को देखने को मिली है। काफी खतरनाक हो गए हैं आज की डेट में साइक्लोन्स अरेबियन सी के ऊपर। अब क्या-क्या फैक्टर्स इसके पीछे है, तो फैक्टर्स आपको नोट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है जो बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग की वजह से। हम लोग देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज जो हुआ है। आज की डेट में 1.2 डिग्री से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर हो गया है अगर कंपेयर करें पिछले 4 डिकेड से। तो पिछले 40 सालों के कंपैरिजन में टेम्परेचर लेवल 1.2 डिग्री टू 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये एक वजह यहाँ पर बताई जा रही है, राइट? ये टेम्परेचर जो है, जो वार्मर टेम्परेचर है, वो क्या करता है? कन्वेक्शन को, एक्टिव कन्वेक्शन को सपोर्ट करता है। हैवी रेनफॉल इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, वर्षा हम लोग को देखने को मिलती है, और साइक्लोन की इंटेंसिटी जो है वो इसमें बढ़ जाती है, काफी तेज हो जाता है साइक्लोन, राइट? तो टेम्परेचर आपको ध्यान में यही रखना है कि साइक्लोन को एनर्जी देने वाला कौन होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर से साइक्लोन को एनर्जी मिलती है, राइट? इसके अलावा राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है अरेबियन सी के ऊपर, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है इतनी पर्याप्त एनर्जी, और इतनी ज्यादा एनर्जी जो कि साइक्लोन को इंटेंसिफाई कर सके। तो टेम्परेचर ध्यान में रखना है। अरेबियन सी जो है, यहाँ पर हम लोग को विंड देखने को मिल रही है, राइट? काफी तेजी से विंड भी आ रही है इस जगह पर। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें हम लोग, तो ईस्टर्ली विंड ने किया क्या था? एक साइक्लोन था ऑक ऑकी या ऑक्सी। तो ये साइक्लोन हमें देखने को मिला था बे ऑफ बंगाल के ऊपर। तो ईस्टर्न विंड्स के कारण ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक पहुंच गया था। तो विंड्स भी जो है वो भी इसको काफी मतलब आगे बढ़ा देती हैं, धकेल देती हैं एक प्रकार से साइक्लोन को। तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ डिजास्टर का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है इस चीज के कारण, स्पेशली इंडिया के वेस्ट कोस्ट में। और आप देख रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट में काफी सारे साइक्लोन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो अभी देखिए इसमें, इस वाले टॉपिक में साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना डिटेल में मैं आप लोग को ऑलरेडी जो है वो कवर करवा चुका हूं। तो होपफुली आपने वो वाला टॉपिक जो है वो देख लिया होगा। जिन्होंने देख लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है आप एप्लीकेशन पे उस पर जाइएगा लिंक पर, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुकना, लिंक पे मिल जाए। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। गाइस मुझे एक चीज ये बताना कि मतलब स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है क्या? इसमें कुछ, अच्छा इसमें यहाँ पे नीचे साइड जहां पर मैं अभी अभी जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे ये मतलब यहाँ पर व्हाइट कलर में झासर एकेड ACAD लिखा है क्या बड़े में? झासर ACAD। हाँ दरअक्षर जी, टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा लेक्चर के एंड में बात करूंगा। ये यहाँ पर नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप देखो व्हाइट कलर में कुछ दिख रहा है क्या? JHSIR। अरे यार ये कहाँ से आ गया? ये क्यों दिख रहा है? यहाँ पर व्हाइट कलर में दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पर नीचे, नहीं रिकॉर्डिंग आइकन नहीं, यहाँ पर नीचे साइड देखो आप, जहां पर वॉर वॉर ओलंपिक्स लिखा हुआ है ना, तो वहां पर झा सर ACAD, सिर्फ ACAD दिख रहा है क्या? नहीं ना? अच्छा हाँ, फिर ठीक है ठीक है। ये पता नहीं मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, भगवान जाने। इसलिए मुझे लगा यार आपको तो नहीं दिख रहा हो कहीं, है ना? चलो ठीक है ठीक है। मुझे एक सेकेंडरी स्क्रीन यहाँ पर दिखाता है ना, तो वहां पर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग को भी दिख रहा हो। चलो एनीवेज, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो।
हाँ, तो अभी मैंने जो आपको साइक्लोन वाला टॉपिक दिया था, वो आप ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें साइक्लोन के फीचर्स क्या होते हैं, राइट? जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, साइक्लोन बनता कैसे, पूरी चीज़ ए टू ज़ेड डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। मेरे ख्याल से 18-19 मिनट का वो वीडियो है, तो वो ज़रूर देख लेना उसको। और अभी बताओ कि इस टॉपिक में कोई डाउट किसी प्रकार का? अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की हम लोग बात करेंगे। ईस्टर्ली ईस्टर्ली इवेंट्स होती है ना, जैसे वेस्टर्नली इवेंट्स होती हैं। दो प्रकार की इवेंट्स आप लोग को देखने को मिलती हैं जो लगातार रहती हैं, एक ईस्टर्ली और दूसरी वेस्टर्नली इवेंट्स होती हैं। ये जोग्राफिकल फिनोमेना विंड्स का, ठीक है। अब देखो, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी जो है वो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि रशिया में होने वाली है। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जो है, ये एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट्स इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगर आ जाए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स किसका है, तो ये रशिया का बेसिकली हम लोग को एक स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिलता है, राइट? और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा, तो रशिया इसको ऑर्गेनाइज करती है, राइट? अगस्त 2015 में ये इवेंट हुआ था, 30 कंट्रीज ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। अभी जो इवेंट होगा तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी। ये गेम को वॉर ओलंपिक्स के तौर पर रेफर किया जाता है। सिर्फ इतने कुछ पॉइंट्स है सिंपल से, जो कि आपको बस ध्यान में रखते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन किस चीज के ऊपर है? समुद्र के कानून के ऊपर यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो समुद्र के कानून के ऊपर। अब इसको नहीं भी अगर हम पढ़ेंगे अभी के लिए, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि समुद्र के कानून में क्या चीज देखने को मिलती है। पहला पॉइंट, जैसे कि समुद्र का ट्रेड जो हो, वो मतलब बिना किसी रुकावट के हो, किसी भी प्रकार का बैरियर ना हो, राइट? ट्रेड में, मैरीटाइम ट्रेड में, राइट, समुद्र के ट्रेड में किसी भी प्रकार का कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, पहले से ही डिस्प्यूट सेटल्ड होना चाहिए, राइट? यानी कि कंट्रीज को अपनी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो निर्धारित कर दी गई है ऑलरेडी, राइट? वो सब चीजें इसी कानून के तहत की गई है। अब उसमें डिस्प्यूट होता है तो इन्होंने एक कोर्ट भी स्टैब्लिश करके रखी हुई है, कि जो कोर्ट जो है वो किया जाता है, कोर्ट जो है मतलब स्टैब्लिश की गई है। 1992 रेक्टिफाई, ये मतलब किस चीज पर आप बोल रहे हैं? आप प्लीज इसको पूरा लिख दिया करो गाइस। कभी कभी क्या रहता है कि पता लग नहीं पाता कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में रेक्टिफाई बोल रहे हैं, ठीक है? तो काफी सारी चीज इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा अच्छा, इसके यूएनसीएलओएस के बारे में, अच्छा अच्छा, रेक्टिफिकेशन तो 1992 में होता है। हाँ, वेरी गुड, सही है। तो कोर्ट, जैसे कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो ये कोर्ट भी जो है वो इनकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो इस प्रकार से तो समुद्र के जो भी कानून आप सोच सकते हो, जैसे कि समुद्र में किसी प्रकार की अ, वो नहीं होनी चाहिए समुद्री एरिया में, जैसे कि इलीगल मूवमेंट होता है ना, इलीगल क्राइम हम लोग को देखने को मिलते हैं। इलीगल मूवमेंट होता है कई बार, जैसे इलीगल शिप्स वगैरह का, जो बिना इन्फॉर्म किए किसी की टेरिटरी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो ये पूरी चीज इसके अंदर आ जाती है। मतलब सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है। अभी देखिए, चीन द्वारा उत्पन्न रुकावटों को हटाते हुए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन को अभी रिसेंटली हेड किया है, और इसमें हाईलाइट किया है इंडिया ने यूएनसीएलओएस की प्राइमेसी को, प्राथमिकता जो है वो यूएनसीएलओएस को दी है। और इस संबंध में फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए एक कॉन्सेप्ट नोट भी वितरित किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है कॉन्सेप्ट नोट। और चाइना की रुकावट आप जानते हैं किस प्रकार की चाइना की रुकावट है, जरा कोई मुझे बताएगा? चाइना की रुकावट बताएगा कोई मुझे, किस प्रकार की है? अमन जी ने मेंशन किया है क्वेश्चन, उसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल ही जाएगा। तो चाइना की रुकावट वही है जो कि आपने मेंशन किया, साउथ चाइना सी पे जो चाइना जो इशू क्रिएट कर रहा है, राइट? काफी सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दूसरी कंट्री को परेशान कर रहा है, दूसरी कंट्री की टेरिटरी को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है, क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी उसका खुद का है। हाँ, साउथ चाइना सी पर हक हक जमा रहा है, राइट? डेट ट्रैप तो वो एक अलग है, डेट ट्रैप वाला जो फंडा है उसका वो अलग है। डेट ट्रैप तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग फंडा है। मैं भी साउथ चाइना सी की बात कर रहा हूँ, जैसे छोटे-छोटे आइलैंड्स है उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो, राइट? बार-बार छोटे-छोटे आइलैंड तो दूर की बात है, कई बार तो यहाँ तक इंडियन ओशन तक आ जाता है, मतलब इंडियन टेरिटरी के पास तक आ जाता है। कई बार ऑस्ट्रेलिया तक अपनी सबमरीन को भेज देता है अचानक से, राइट? तो ऐसी उसकी हरकतें रहती है, राइट? इसलिए उसको कोई पसंद भी नहीं करता इंटरनेशनली इस मामले में, राइट? और इस मामले में जैसे ही ये वाली बात आती है कि समुद्र पे शांति क्रिएट करके रखनी है, तो फिर सब लोग उसको चाइना की तरफ देखने लगते हैं। ये देखो, शांति क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट? परेशान करके रखा है समुद्र में, राइट? तो अभी जो ये 5 पॉइंट्स जो हम लोग को कॉन्सेप्ट नोट जो हम लोग को देखने को मिला है, तो इसमें बड़ा मुस्कुराते हुए इसने
धीरे-धीरे करके बोला कि चलो ठीक है, कर लो आप लोग, करना तो मुझे अपनी ही है। क्योंकि इसे पता है कि इंटरनेशनल ये सब जो कन्वेंशन वगैरह जो होते हैं, इवन इसको ऑलरेडी जो है वो कोर्ट ने कह चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ने, कि आपका जो क्लेम है वो इल्लीगल है, उस क्लेम को वापस ले लो, बट फिर भी वो कहाँ मानना उसको, उसको हरकत पटकनी है, हरकतबाज तो है ही है वो एक नंबर का, राइट? तो चलो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर मूव के क्या इंप्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट, यूएनसीएलओएस is the legal framework applicable to the activities in the ocean। तो ये अब लीगल फ्रेमवर्क सामने आया है जो कि ओशियन की एक्टिविटीज के ऊपर मतलब ओशियन की एक्टिविटीज को एक्चुअल में रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग को ये देखने को मिलेगा, और सभी जितनी भी ओशन की एक्टिविटीज है उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अंदर काउंटर किया जाएगा इलिसिट एक्टिविटीज को, समुद्र में इलिसिट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको काउंटर करने के लिए हमें देखने को मिल रहा है। और ये फ्रेमवर्क समुद्री सुरक्षा के लिए होने वाले खतरों का मुकाबला करने हेतु अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये समुद्री सुरक्षा पर पहली एकल चर्चा हमें देखने को मिली थी, राइट? तो ये चीज है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चाइना का इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन ने भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव में यूएन सीएलओएस की प्रधानता को स्वीकार करने के लिए कूटनीति रूप से ही हामी भरी है। वही मतलब कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इसने डिप्लोमेटिकली चीजों को सबमिट किया। डिप्लोमेटिकली जब कोई चीज होती है तो ऑब्वियस ये बात है कि वो अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, बैकग्राउंड में अपना इंटरेस्ट होता है और सामने जो चीज दिखाई जाती है वो ऐसी दिखाई जाती है कि हाँ वो सहमत है, बट कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ऑब्वियस ये होता है कि अपनी एक्टिविटी को तो रोकेगा है नहीं। अब रोक ले तो बहुत अच्छी बात है इंटरनेशनल प्रेशर में, राइट? क्योंकि चाइना का एग्रेसिव एक्शन हम लोग को साउथ चाइना सी के ऊपर और ईस्ट चाइना सी के ऊपर देखने को मिलता है। आइलैंड बना रहा है वो, राइट? कंट्रीज को बुली करता है, बुली इन द सेंस की मतलब कंट्रीज की टेरिटरी अपने कैप्चर में कर लेता है और बार बार क्लेम करता रहता है कि ये वाला एरिया तो मेरा ही एरिया है, देखो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा ही है क्योंकि उसका नाम मेरे नाम पर रखा हुआ है। तो ऐसी इसकी हरकत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो यही सब इसकी हरकतें हैं जो कि इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल चिंता जो है वो क्रिएट कर रही है, राइट? हालांकि इसने हामी तो भरी, अब लेट्स सी कि क्या करेगा वो। इवन जैसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन्होंने 2016 में यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि साउथ चाइना सी पर जो इलीगल एक्टिविटीज जो चाइना की हमें देखने को मिलती है उसको चाइना बंद कर दे, राइट? तो ये भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल रूलिंग भी आ चुकी है, इंटरनेशनल डिसीजन भी इस प्रकार का आ चुका है, बट फिर भी मानने को कहा तैयार। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। होपफुली आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब मेनली जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी वो यूएनएससीएलओएस से रिलेटेड पूछी जाएगी, इस पर ज्यादा ध्यान दो। तो 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था, साइन किया गया था, और 1994 से 1992 नहीं 1994 से ये इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था। 1992 नहीं 1994, इसको करेक्ट कर लो, राइट? और यहां पर 4 जेनेवा कन्वेंशन अप्रैल 1958 में हमें देखने को मिला था कि रिप्लेस किए गए थे, राइट? अब ये किससे जुड़े हुए हैं? टेरिटोरियल सी से जुड़े हुए हैं। समुद्र में जो बाउंड्रीज हम लोग को, समुद्र की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, मैरीटाइम बाउंड्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? तो वो हमें देखने को मिलती है, टेरिटोरियल सी से जुड़ा हुआ है। कंटीजियस जोन से मतलब दूसरी चीज इसके अंदर आती है, कंटीजियस जोन वाली चीज आती है कि कंटीजियस जोन भी होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और एक हाई सीज हम लोग को देखने को मिलता है, और फिशिंग और कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन द हाई सी, मतलब ये एक ही बात इसके अंदर हाई सी के अंदर आ जाती है। तो ये वाली चीज देख लो आप, ये देख लो आप। जोन्स की मैं बात करूं तो हाई सी यानी कि वो दूर वाला एरिया, मतलब कि जहां से मतलब जहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो खत्म हो जाता है। और आपको पता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर एक कंट्री जो है वो अपना वो कर सकती है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, राइट? तो ये वाली चीज आपको पता होगी। ये होता है कंटेजियस जोन, ये वाला जोन कंटेजियस जोन होता है, यानी कि इस जोन तक अगर कोई कंट्री आ रही है, किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट इस जोन तक हो रहा है तो फिर वो इलीगल फिर माना जाएगा। फिर टेरिटोरियल सी, ये टेरिटोरियल सी हम लोग को देखने को मिलता है, ये वाला एरिया, राइट? तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्पेशली क्या चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का हम लोग को देखने को मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम कोस्ट, कोस्ट वाला जो एरिया होता है एक कंट्री का, तो वहां से 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है। फिर कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया कंटेजियस जोन का हम लोग को देखने को मिलता है, और टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, और आफ्टर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हाई सी वाला एरिया हम लोग को नजर आता है। ये वाला पॉइंट बस आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, स्पेशली कितने मीटर्स पर आएंगे, राइट? या फिर इस ऑर्डर में आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पहले जो आता है वो टेरिटोरियल सी आता है, फिर कंटेजियस जोन आता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, फिर हाई सी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
और कन्वेंशन जो है ये लीगल फ्रेमवर्क के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है मरीन के लिए और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए, समुद्र के लिए और समुद्री एक्टिविटीज के लिए। इसे लॉ ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। ये मरीन एरियाज को 5 जोन में डिवाइड करता है, 4 जोन मैंने आपको बताया। अब टेरिटोरियल जोन जो मैंने आपको बताया था उससे पहले इंटरनल वाटर्स आता है, टेरिटोरियल जोन से पहले इंटरनल वाटर आ जाता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और बाकी फिर पूरे जोन मैंने आपको दिखाई दिए, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, और हाई सी वाला एरिया। तो ये 5 आपको मेनली ध्यान में रखने हैं, 5 जोन्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि इस कन्वेंशन के तहत डिवाइड किए गए हैं, राइट। और यूएनएससीएलओएस समुद्री क्षेत्रों में किसी देश के अधिकार क्षेत्र हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करने वाला एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यानी कि समुद्री एरिया के लिए किस 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 कंट्री का किस प्रकार से मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन होगा, तो इसको निर्धारित करने के लिए एकमात्र ये इंटरनेशनल हम लोग को कन्वेंशन या एग्रीमेंट देखने को मिलता है, राइट। और इसके तहत विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के लिए अलग कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कन्वेंशन ने 3 नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हैं। कौन से ये इंस्टीट्यूशन है? तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट लॉ ऑफ द सी के लिए, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की सी बेड में मतलब एक कंट्री किस प्रकार के एक्सप्लोरेशन सी बेड पर कर सकती है, राइट। तो वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कहां तक होगा तो उसकी लिमिट्स डिसाइड करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं यूएनएससीएलओएस से रिलेटेड, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पूछो किसी प्रकार का कोई डाउट है तो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने 5 पॉइंट एजेंडा जो है वो दिया है मैरीटाइम कॉपरेशन, समुद्री सहयोग, इसको बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए 5 सूत्री एजेंडा इंडिया की तरफ से आया। तो मेंस के लिए ये 5 पॉइंट्स एजेंडा जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कि मैरीटाइम जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए, समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या 5 पॉइंट जो है वो इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हेड मतलब हमें देखने को मिले, प्रेसाइड किया है इसकी मीटिंग को, राइट। ओपन डिबेट हम लोग को देखने को मिली। टॉपिक क्या था? एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, की मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो है वो कैसे बढ़ाए। आज की डेट में मैरीटाइम डोमेन में क्या क्या चैलेंज है, समुद्र एरिया में क्या क्या चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। तो समुद्री रूट जो है, सी रूट जो है गाइस, वो लाइफलाइन मानी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। पायरेसी हम लोग को देखने को मिल रही है, टेररिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। काफी इलीगल एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, समुद्री एरियाज पर, राइट। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं काफी सारी कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर टारगेट हम लोग ने कर लिया चाइना को, राइट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का इशू भी एक बड़ा इशू हम लोग को मैरीटाइम सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है ना। मैरीटाइम डोमेन से ही लिंक्ड है वो। तो ये सब जो आज की डेट में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, तो इंडिया ने क्या चीज बताई है, हर एक पॉइंट इसको आपको याद रखना है। ये आप मेंस में यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, क्योंकि होता ना कि कई बार की सॉल्यूशंस आपसे मेनली सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स तो सबको पता है बट सॉल्यूशन क्या, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया ने 5 पॉइंट एजेंडा जो दिया वो अच्छा है, जिसको फॉलो करना चाहिए। 5 पॉइंट एजेंडा में आप 5 पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो क्लियरली। ये चीज याद रख लो, आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा मैरीटाइम डोमेन में, राइट। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने के अंदर इंडिया ने ये चीज दी है, तो इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है। तो देखो, वैध समुद्री व्यापार, जो व्यापार जो होना चाहिए, ये जो ट्रेड जो होना चाहिए, मैरीटाइम ट्रेड, वो लेजिटिमेट होना चाहिए। तो इनमें लेजिटिमेट ट्रेड में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितने भी बैरियर्स आते हैं, उसको रिमूव करो। सबसे पहला पॉइंट तो जैसे कि ट्रेड स्मूथ चले, तो ट्रेड के लिए एक पॉइंट हमें देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट, जैसे कि वो चाइना वाला इशू, राइट, तो उसको जितने भी इशू हो रहे किसी भी प्रकार के, उसको मतलब आसानी से बैठकर जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदाओं। आज की डेट में देखिए डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कितने सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं, और गैर राज्य अभिकर्ताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स से होने वाले खतरे का मुकाबला करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार कुछ मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स हम लोग को वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ मतलब इलीगल एक्ट्स करती हैं कुछ कंट्री की ऐसी विंग होती है जो कि स्टेट के अंदर नहीं आती है, स्टेट के अंदर, स्टेट मतलब कि एक गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है। तो इस प्रकार के एक्ट जब होते हैं कुछ लोगों के द्वारा, तब वो जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं मैरीटाइम डोमेन में, है ना। तो ये वाली चीज हम लोग को, और इसके अलावा मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हम लोग को, संसाधन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको कंजर्व करना, संरक्षण उसका होना चाहिए, राइट। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन,
राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उत्तरदायित्वपूर्ण समुद्री संपर्क, राइट? मैरीटाइम, रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इसको प्रमोट करना, राइट? तो ये वाली चीज, मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करना, सब कंट्रीज का दायित्व होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करे, राइट? कि जिससे कि वो बड़े, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एनहांस हो जाए, है ना? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। देखो ये इस प्रकार के से आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए क्लियरली, और ये चीज बस आपने लिख दी, मेंशन कर दी कि यार ये 5 पॉइंट्स एजेंडा इंडिया के द्वारा प्लेस किया गया था और इसी एजेंडा पर हमें काम करना चाहिए। तो सामने वाले जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको पता होगा कि हाँ यार, यू आर अवेयर कि अभी इंडिया ने मैरीटाइम डोमेन में 5 पॉइंट्स एजेंडा को जो है वो सामने प्रस्तुत किया रखा है, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इंडिया की तरफ से क्या क्या प्रयास हम लोग को देखने को मिले मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सागर इनिशिएटिव है हमारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। इंडियन नेवी ने 2008 से ही पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, गश्त लगाना शुरू कर दिया, राइट? पायरेसी को काउंटर करने के लिए। वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, वो उसी की मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने की आवश्यकता है कंट्रीज के साथ। तो ये वही वाली चीज है, ये वही वाला सेंटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और इसके अलावा सपोर्ट फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्विंग करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर्सनल को सेवरल कंट्रीज के, राइट? और इंडिया का डीप ओशियन मिशन। तो ये पूरे पॉइंट, मतलब पूरे प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इंडिया की तरफ से मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए, राइट? या फिर मैरीटाइम डोमेन के लिए, समुद्री क्षेत्रों के लिए। तो ये चीज है गाइस, इसी के साथ ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब आप पूछो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस टॉपिक में। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं पेपर 3 के टॉपिक से, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक 2020 में, 2019 में, 2018 में लगातार देखने को मिल रहा है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टॉपिक। तो यूके की हाई कोर्ट ने, देखिए यूके की हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है ये भगौड़े को, नीरव मोदी को, फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट को, राइट? परमिशन दे दी है कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, राइट? क्योंकि एक्सट्रेडिशन का ऑर्डर जो है वो पास कर दिया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने, इसको बोल दिया था कि इसको जो है वो इंडिया भेजा जाएगा। एक्सट्रेडिशन एक्सट्रेडिशन विजय माल्या का नहीं, अलग केस है, ये नीरव मोदी का केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब एक्सट्रेडिशन का आप मुझे बताओ कि कल मैंने आपको एक टॉपिक भेजा था एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड, तो सभी लोग को एक्सट्रेडिशन के बारे में क्लियरिटी हो गई ना, किसी प्रकार का इशू तो नहीं है एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड? क्योंकि एक्सट्रेडिशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या पता ये सब चीजें आ रही है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो न्यूज में आ रही है, बट आपसे इसके बैकग्राउंड में एक्सट्रेडिशन पूछ लें तो एक्सट्रेडिशन पर मैंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो और उसकी लिंक आपको भेज दी थी, तो होपफुली आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो एक्सट्रेडिशन एक्सट्रेडिशन जो है वो हो गया था, यानी कि उसको ऑर्डर पास कर दिए थे कि अब उसको उठाकर इंडिया जो है वो भेज दिया जाएगा, राइट? क्या चार्ज इसके ऊपर था? तो फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था। तो अभी इसको परमिशन दे दी है कि अब ये जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो कर सकता है, अपील कर सकता है इस इनके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यूके के होम डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2020 में अप्रूव कर दिया था कि नीरव मोदी को भेजा जाएगा इंडिया, इंडिया पहुंचा दिया जाएगा। नीरव मोदी आप जानते ही हैं कि 13,758 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड में अक्यूज है। अक्यूज क्या हो, तो पूरी मतलब आरोपी ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, आरोपी नहीं, मतलब कि कंफर्म है कि वो जो है वो है गुनहगार है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और 2 महीने बाद वेस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो लंदन में हमें देखने को मिली थी, तो उसने अपना जजमेंट दिया था, राइट? इसके अगेंस्ट ये पूरे मामले को देखकर कह दिया था कि हाँ ये तो भाग कर आया है, इतना बड़ा फ्रॉड करके आया है, तो इसको वापस भेजा जाए इंडिया, राइट? और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते क्या है गाइस? तो ये इसमें होता ये है कि अब नीरव मोदी के केस में क्या हुआ था, पहले ये जान लो कि स्पेशल कोर्ट ने दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था नीरव मोदी को कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, राइट? भगौड़ा है ये, इकोनॉमिक ऑफेंड करके भागा है, राइट? और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की प्ली के ऊपर हमें देखने को मिला था कि ये डिसीजन जो है वो लिया था स्पेशल कोर्ट ने, राइट? और इसको भगौड़ा जो है वो घोषित कर दिया था 2019 में। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन क्या है गाइस? तो देखो होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कानून के तहत ऑफेंडर जो है वो घोषित किया जाता है, तो सबसे पहले होता यह है, पहला पॉइंट, कि उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है वो भाग गया घोटाला करके, अब सवाल ये उठता है कितने का घोटाला करके भागेगा तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, कम से कम 100 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर कोई व्यक्ति घोटाला करके इंडिया से भाग जाता है लीगल एक्शन को एस्केप करने के लिए, राइट, बचने के लिए लीगल एक्शन से, तब उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट,
जैसे ही घोषित होता है तो अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ मतलब जारी किया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो फाइल करती है एक एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, राइट? और उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो कॉन्फिस्केटेड कर दिया जाता है, मतलब कि सीज कर दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को। फिर स्पेशल कोर्ट जो है वो एक नोटिस जारी करती है कि भैया आ जाओ, मतलब 6 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाओ आप कोर्ट में। बट अगर वो व्यक्ति 6 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं आता है, फिर क्या होता है? फिर दूसरी बात, फिर उसे फिर और थोड़ा सा टाइम दिया जाता है हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, राइट? फिर उसके खिलाफ जो है वो अगर वो आ गया, लेट्स से कि अगर आ गया तो ये प्रोसीडिंग उसके खिलाफ कार्रवाई जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की उसके खिलाफ खत्म हो जाती है और रेगुलर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। बट अगर वो नहीं आया तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट डिक्लेयर करने के बाद उसको 30 दिन का अगेन फिर से समय दिया जाता है कि वो हाई कोर्ट में इस डिक्लेरेशन को चैलेंज कर सके। तो आप कुल मिलाकर ये चीज कह सकते हो कि 6 हफ्ते और प्लस अगेन फिर 30 डेज, 6 वीक्स प्लस 30 डेज। तो ये इसमें रूल हम लोग को देखने को मिलता है कि ये रूल जो है वो चलता है 6 वीक्स तक। अगर वो नहीं पहुंचा कोर्ट में तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। बट फिर भी उसके पास एक विंडो रहेगी कि वो डिक्लेयर करने के बाद हाई कोर्ट में पहुंच सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। वो अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ की जाएगी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से रिलेटेड। अब बताओ यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो वेरी गुड। डाउट नहीं होना चाहिए यार किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्मूथली चीजें चलनी चाहिए। वैसे मैं कोशिश करता ही हूँ जब भी मैं इस चीज को प्रिपेयर करता हूँ तो मुझे पता होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसको पहले ही इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दो कि डाउट का सवाल ही ना उठे। बट फिर भी अगर थोड़ा भी आया करे ना तो पूछ लिया करो। इसमें देखो कई बार मैंने हमेशा ये चीज नोटिस करी है कि कई बार स्टूडेंट पूछते नहीं, उनको लगता है कि अरे यार मतलब इतना सिंपल सा डाउट मैं पूछ रहा हूँ या पूछ नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों का मत सोचो। और दूसरी बात, ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि ऑनलाइन में आप जो है वो एक डरते भी नहीं हो आप कि आप पूछ सकते हो। अगर किसी कुछ लोग होते हैं ना, किसी को डर लगता है, वैसे डरना है नहीं यार। आपको आगे चल के डिस्ट्रिक्ट चलानी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के राजा बनने वाले हो, रानी बनने वाले हो, तो आपको तो बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं, राइट? और डरते कमजोर लोग हैं। किसी भी चीज में डरा मत किया करो, किसी भी चीज में आप लोग को डरना नहीं है। चलो नासा के परसीवरेंस रोवर की हम लोग बात करेंगे। परसीवरेंस रोवर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? नासा का परसीवरेंस रोवर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये यहां से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जेजेरो जेजेरो क्रेटर जो है वो कहाँ का क्रेटर है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो मार्स आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं? जेजेरो क्रेटर। क्रेटर सब लोग समझते हैं, क्रेटर क्या होता है बताओ मुझे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेटर? क्रेटर क्या होता है बताओ। खड्डा, खड्डा हाँ बिल्कुल गड्ढा ही होता है, वो गड्ढा ही होता है, राइट? क्रेटर गड्ढा ही होता है, हाँ डिप्रेशन। ये तो होता ये है कि हम लोग को वो देखने को मिलता है, जैसे कि चांद में गड्ढे होते हैं ना, वैसे ही स्टूडेंट लिख रहे हैं गड्ढा 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 गड्ढा। बिल्कुल सही। तो जेजेरो क्रेटर हम लोग को मार्स में देखने को मिलता है। तो अभी ये क्या कर रहा है? नासा का परसीवरेंस रोवर इस गड्ढे की स्टडी कर रहा है, वहां से रॉक सैंपल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर रहा है। और पहले भी इसने अटेम्प्ट किया था रॉक सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, बट वो अटेम्प्ट इसका फेल हो गया था। फिर से जो है वो शुरू कर दिया इसने अटेम्प्ट करना। परसीवरेंस रोवर की बात करें तो 2020 में लॉन्च हुआ है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए भी और इवन 2022 के लिए भी, राइट? और इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 से इसे लॉन्च किया गया था, राइट? और इसके अलावा ये एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है इसके साथ, जो है मॉक्सी या फिर मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अब ये मॉक्सी का क्या रोल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या करेगा गाइस? पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैन्युफैक्चर की जा रही है मार्स में ही ऑक्सीजन। मार्स में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसी की मदद से ऑक्सीजन जो है वो बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर जो मार्स का है वहीं से ऑक्सीजन जो है वो बनाई जा रही है। इसरू का मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और जहां पर भी इन सीटू, आपने सुना होगा इन सीटू के बारे में, इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आपने सुना होगा, इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आपने सुना होगा। एक्स सीटू मतलब कि एक्सटर्नल, इन सीटू यानी कि इंटरनल, यानी कि मार्स में ही ऑक्सीजन बनाई जाने को इन सीटू कहा जा रहा है। बट अगर मार्स के बाहर से ऑक्सीजन बना के मार्स में लाया जाएगा तो उसे एक्स सीटू हम लोग कहेंगे, राइट? तो ये डिफरेंस होता है इन सीटू और एक्स सीटू में। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है कि मार्स में ही ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्सी आपसे सिर्फ मॉक्सी से ही क्या पता परजीवरेंस वर्जीवरेंस कुछ ना पूछा, उसका हिंट भी ना दे, सीधे लिख दें कि बताओ मॉक्सी अभी न्यूज में था क्या ही है। तो आपको मार्स याद रखना है, ऑक्सीजन याद रखना है और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, क्योंकि मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है और उसकी मदद से ये लोग ऑक्सीजन जो है वो बना रहे हैं, राइट?
ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनजेन्युइटी। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा इनजेन्युइटी किस पर्टिकुलर मिशन का हिस्सा है, तो नासा के परसिवरेंस मिशन का हिस्सा है, राइट। अब ये इनजेन्युइटी जो है, ये हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स के ऊपर फ्लाई करेगा और मार्स के डेटा को जो है वो कलेक्ट करेगा। ये हेलीकॉप्टर पहली बार उड़ाया जा रहा है मार्स के ऊपर, राइट। और इसके अलावा ये मार्स से रॉक सैंपल लेकर आएंगे, राइट, पत्थर वगैरह लेकर आएंगे और उसको स्टडी करेंगे कि मार्स में पहले जीवन किस प्रकार का हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, क्योंकि कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, पता लगा है कि मार्स में पहले जीवन हुआ करता था, माइक्रोबियल लाइफ जो है वो एंशिएंट टाइम पर हुआ करती थी, ऐसे साइंस मिले, तो उसको और डिटेल में स्टडी करना कि जैसे कि आज की डेट में धरती है, राइट, क्या पता उस वैसे उसी टाइप से जीवन जो है मार्स के ऊपर हुआ करता होगा, क्या पता। फिर कुछ डिजास्टर हुआ होगा तो लोग वहां से भग गए होंगे, जिनको आज की डेट में हम लोग एलियंस के नाम से जानते हैं, शायद ऐसा भी होता हुआ होगा, राइट। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, क्योंकि काफी सारे ऐसे साइंस मिले, काफी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले। एलियंस की थ्योरी पर कोई बात नहीं करता, बट एलियंस के भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, राइट, रियलिटी में है। इवन नासा के ही कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्लेम किया है, कई बार तो बोला जाता है कि इसके बारे में एरिया 51 बहुत खतरनाक है, अगर कभी किसी को कोई मौका मिले तो एरिया 51 के बारे में सर्च करना। 51 ही है कि 57 है, मतलब 51 है वैसे तो, कंफर्म, एरिया 51 पता करना। बोलते हैं कि वहां पर नासा और एलियन मिलकर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, और नासा के ही साइंटिस्ट रिसर्चर ने ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर किया था, ऑफिशियली। और मैं जो आपसे बात बोलता हूँ वो ऐसे ही नहीं, कुछ पेपर्स वगैरह को खुद पर्सनली देखकर ही बोलता हूँ, तो मैंने भी पढ़ा बहुत सारी चीजें इसके बारे में। अब देखो, कुछ कह नहीं सकते, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, राइट। इसके अलावा ये मार्शियन रॉक्स को कलेक्ट करना, इसका मेन उद्देश्य मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, धरती पर लेकर आना। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर को उड़ाने का इसका मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहां पर डेटा वगैरह कलेक्ट कर सके, राइट। इसके अलावा उसके क्लाइमेट को स्टडी करना, जियोलॉजी को स्टडी करना मार्स की, और फ्यूचर में मार्स के जो मिशन होंगे तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करना, जैसे कि अभी ऑक्सीजन बनाने का वो काम कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो नियर टर्म इंटरेस्ट इन मार्स, मतलब देखो, एक तो पहली बात तो मार्स हमारे काफी नजदीक हमें देखने को मिलता है, और आज की डेट में जैसे एलॉन मस्क है, उसकी भी विश है कि मार्स में लोग रहना शुरू कर दें, चले जाएं मार्स के अंदर, राइट। तो उसी प्रकार के मिशन के ऊपर ये काम चल रहा है अभी इस प्रकार से, जैसे कि कल को अगर धरती को कुछ हो जाता है, किसी प्रकार का डिजास्टर हो जाता है, तो वी शुड हैव अनदर प्लेस कि जहां पर शिफ्ट किया जा सके, राइट। ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मार्स जो है गाइस, वहां पर कहा जाता है कि पानी पानी बहता था, राइट, एटमॉस्फेयर उसका जो था वो पूरी की पूरी लाइफ की कंडीशन को सपोर्ट करने वाला हुआ करता था पास्ट में, राइट। तो इसलिए ये सब चीजों को स्टडी किया जा रहा है कि ऐसा कुछ दोबारा से ऐसे एटमॉस्फेयर को क्या बनाया जा सकता है कि जहां पर लोग रह सकें, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। आकांक्षा जी ने लिखा है एरिया 51, हाँ एरिया 51 ही है वैसे तो, और मैं तो इन सब थ्योरी पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और होगा, मैं करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा इन सब, जैसे एलियंस वाले पे, भूत वाले पे मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों, एक्सपेरिमेंट करने का। एक बार अपनी लाइफ में कुछ चीज अचीव करने के बाद अपन जाएंगे कुछ ऐसी चीज करने में, एक बार एक्सप्लोर तो करना जरूरी है ना यार, ये थर्ड डायमेंशन है क्या, पता करना जरूरी है। अब ह्यूमंस है तो जिज्ञासा रहती है पता करने की, करेंगे पता, चलना मेरे साथ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो। चलो आगे की बात करेंगे, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम। एंड गाइस, कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप इतने सारे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कोर्सेज के बारे में, तो गाइज आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करो, तो उसमें भी पोस्ट करता हूं मैं, इवन यूट्यूब पर भी जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो उसमें भी आप लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली जाती है, आप अगर लेक्चर को ध्यान से देखते होंगे, या फिर ध्यान से नहीं देखते होंगे लेक्चर को, तो इसलिए ये दिक्कत आती होगी। और कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन है वो कि सर वो टाइम लैप्स क्यों नहीं लगा रहे हो, तो यार वो अभी लाइव लेक्चर चल रहा है इसलिए इसमें टाइम लैप्स नहीं लग पा रहा है, राइट, अलग से। मैं तो लाइव लेक्चर को बस इसको मिनिमाइज करता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करके आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, और वो भी एक टीम करती है, मैं खुद भी पर्सनली नहीं करता, क्योंकि मैं तो अब सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्योंकि अब जैसे देखिए, कल 6 घंटे की क्लास हो गई, राइट, पूरी 6 घंटे की टीचिंग क्लास हुई कल सुबह की, 1.5 घंटा आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास, फिर मेरी एक क्लास हुई लाइव क्लास पॉलिटी की हो गई, उससे पहले लाइव क्लास वो वाली चली थी, क्या बोलते हैं, रिवीजन क्लास, वो 3.5 घंटे की हो गई कल, और फिर रात में एनवायरमेंट की क्लास चली। तो इस प्रकार से मैं खुद 6.5 घंटे तो खुद पढ़ाने में जो है वो अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ, मतलब लगा रहा हूँ पूरे के पूरे, और उसके बाद पढ़ाना है तो उससे पहले पूरी चीज प्रिपेयर करनी है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए मैंने अभी एक टीम को जो है वो पूरी चीज सौंप दी। अब धीरे से ये जो कॉन्वर्जेशन वाला जो पार्ट होगा ना, तो वो भी एक टीम को जो है मैं बहुत जल्दी सौंपने वाला हूँ, राइट, कि वो पूरा कॉन्वर्जेशन संभाले अब, क्योंकि मैं अब फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ और बेहतर कंटेंट बनाने के ऊपर, और बेहतर, क्योंकि मुझे क्या लगातार स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं कि अरे सर ये वाले टॉपिक्स भी आप ही कवर करा लो, तो बहुत जल्दी कुछ बड़ा आने वाला है।
मजा आएगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 में अपीयर होने वाले हैं। और बस आप तो पढ़ो यार, बस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम को क्रैक करना है। बाकी मेरे एंड से पूरी चीज मैं करने के लिए अब काम कर रहा हूँ। प्रियंका जी, उस पर काम चल रहा है, मैंने आपको बताया ना। अभी आप खुद देखो ना, अभी देखो ये 6 घंटे का मेरा भी ऐसा शेड्यूल फंसा हुआ है। आप ज्योग्राफी छोड़ो, अब आपको मजा आने वाला है। कुछ समय बस रुक जाओ, मजा आएगा। बस अब आपको कुछ समय रुक जाओ, अब ऐसी चीज होने वाली है कि आपको सिविल सर्विसेज का जो फील होता है ना, वो दिया जाएगा कि एक्चुअली में कैसी होनी चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। बैंड बजा देंगे आपकी, ये बात ध्यान रखो। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बैंड बजाऊंगा मैं आप लोगों की, क्योंकि बैंड बजा के ही पढ़ाई होती है इसकी। जब तक क्रश नहीं कर दूंगा मजा नहीं आता मुझे। क्रश कर दो स्टूडेंट को, निचोड़ डालो पूरी तरह से कि हर एक चीज उनके अंदर आ जानी चाहिए हर तरीके से। चलो, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम, इसकी हम लोग बात करेंगे। पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली ये नेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है। 11,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा इस मिशन के अंदर, राइट। और एम्स और ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या होने वाला है, तो एडिबल ऑयल में इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और महंगे, ये जो पाम ऑयल है, ताड़ का जो तेल जो है, महंगा तेल, इसको हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, आयात कराते हैं, राइट। और हम लोग ही जब इसको बनाना शुरू कर देंगे, डोमेस्टिक इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा कि इसकी कीमत में भी गिरावट आएगी, क्योंकि अभी ये एक्सपेंसिव है। तो इसकी डोमेस्टिक इसका प्रोडक्शन होगा तो कीमत इसकी गिरेगी। तो उससे भी अल्टीमेट फायदा जो है वो कंज्यूमर्स को भी होगा और हमारे फार्मर्स को भी होगा, वो पाम का कल्टीवेशन जब करेंगे तो, है ना। और वर्ष 2025-26 तक टारगेट टू बी रिकॉर्डेड, टारगेट नोट कर लो, 2025-26 तक जो ये पाम है, ताड़ का जो तेल, पाम ऑयल जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसका घरेलू उत्पादन 3x, 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मेट्रिक टन जो है वो करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस स्कीम के क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार, यहां पर हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं इस स्कीम के तहत, क्योंकि वहां पर वेदर कंडीशन कुछ इस प्रकार की है जो कि पाम के लिए सुटेबल हम लोग को देखने को मिलेगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, फार्मर्स वगैरह को हेल्प की जाएगी, राइट। और अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम बढ़ने में हेल्प मिलेगी। इसमें डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का पूरे दुनिया भर में, और पाम ऑयल का इंपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 60% का हम लोग को देखने को मिलता है टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट में। पाम ऑयल सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। 2016 और 17 के डेटा की बात करें तो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन पाम ऑयल का ये रहा है इंडिया के लिए 9.3 मिलियन मेट्रिक टन का, और इसमें 98.97% हम लोगों ने इंपोर्ट किया। सोचिए कितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब 98.97% इंपोर्ट किया हमने पाम ऑयल को, राइट। कहां से इंपोर्ट किया, तो एक्सपोर्टर कंट्रीज के बारे में भी जान लो, मलेशिया और इंडोनेशिया, तो यहां से हम लोगों ने पाम ऑयल को इंपोर्ट किया है। और इंडिया जो है वो सिर्फ मात्र 1.027% ही जो है वो प्रोड्यूस करती है। आप ये मेंशन कर सकते हो कि 99% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 1% ही सिर्फ हमारा प्रोडक्शन है। तो हमें इसके प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना है। और पाम ऑयल जो है गाइस, अगर इसकी बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला वेजिटेबल ऑयल है ये पाम ऑयल, ताड़ का तेल। और इसका उपयोग जो है कई बार डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। और टॉप कंज्यूमर है इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन। तो ये चीज आप लोग को इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, राइट। और रही बात कोर्सेज की, इंफॉर्मेशन पूरी नीचे लिखी रहती है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिखी रहती है, लेक्चर में भी चलती है। फिर भी अगर ना पता लगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उससे ज्यादा क्या बताएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गाइस, एक चीज बस मुझे आप सभी लोग बताओ कि टेस्ट देने में किन किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन किन स्टूडेंट्स को टेस्ट देने में प्रॉब्लम आ रही है। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो टेस्ट के मार्क्स नहीं बता रहा है, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या, या टेस्ट की आंसर शीट वगैरह नहीं बता रहा है वो। मैंने टीचमेंट टीम से एक बार बात तो करी थी, अगेन उनके मतलब हेड से अब बात करता हूं मैं, है ना। दरअसल आपने आप एक बार क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये चीज बोली थी मुझे कि आप एक बार अपनी ये चेक कर लो कि आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है कि नहीं किया। अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है कि नहीं किया आपने, बस एक बार बस आप ये वाली चीज चेक कर लो। अपडेट भी कर लिया है आपने तो उसके बाद अपडेट किया है क्या, अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम है क्या। एक बार आज ट्राई करना, उसको अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करके मतलब ट्राई करना, फिर बताना मुझे, कल की डेट में बताना कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई।
तो फिर अपन बात करते हैं। अब देखो यार, ये वाले प्लेटफॉर्म को सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल के पर्पस के लिए अपन यूज कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन भी लेकर आएंगे। एक क्लास प्लस वाले भी हैं यार, क्लास प्लस वाले भी वो है, मतलब कि उनसे भी मेरी बात चल रही है। तो सुना है कि उनकी एप्लीकेशन वगैरह भी अच्छी है, बट क्या है कि वो क्लास प्लस जो है वो हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी से फिर सर्विस लेनी पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एप्लीकेशन डेवलपर जो अपनी इसी प्रकार के पूरे फीचर जो है वो लेकर आ जाए। तो आपकी नजर में हो कोई एप्लीकेशन डेवलपर वगैरह तो बताइएगा, रिकमेंड करिएगा। मतलब उनका आप तो बस मुझे वो भेज दीजिएगा कि ये पूरे फीचर, मतलब कोटेशन कि ये पूरे फीचर्स जितने भी होते हैं, आप लोग जानती हैं, आप लोग पढ़ ही रहे हो, कि ये पूरे के पूरे फीचर जो है वो मतलब कितने में ऐड करेगा, मतलब क्या उसका प्राइस लेगा वो, और मेंटेनेंस चार्ज महीने का, साल भर का कितना रहेगा। तो एक बार आप पूछ के बताना, अगर कोई आपकी पहचान में हो तो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपन चाह रहे हैं अपनी ही खुद की डेडिकेटेड एप्लीकेशन होगी ना, तो वो ज्यादा और बढ़िया रहेगा। हाँ नहीं, ड्राइव में तो आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ड्राइव में तो आपको मिल ही जाएंगे। वीकली भी ड्राइव में प्रोवाइड करा देंगे। अरे यार वो ड्राइव में वो पायरेसी का बड़ा नाटक रहता है यार। चलो ठीक है, करवा देंगे, चलो। अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो करवा देंगे। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं अपने साथ कि कुछ लोग मानने को नहीं तैयार। अब क्या करें। कुछ लोग को दुनिया जहां में पैसे बर्बाद करना अच्छा लगता है, और अपनी मेहनत, ये वाली चीज होती है ना कि लोगों को अपनी मेहनत पता है कि भैया मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दूसरे की मेहनत जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तब तक कहां से सक्सेस हासिल कर पाओगे लाइफ में। और बहुत है यार ऐसे लोग, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जिन लोग को मतलब सही जगह पर पैसे खर्च करने में दिक्कत आने लगती है। अब कर दो, वो देखो सबकी अपनी अपनी चीजें, मैं अब किसी को नहीं बोलता भाई कि करो ना करो, जिसको जो दिखाई दे वो करो। चलो एनीवेज, आप मुझे बताओ कि आज के क्वेश्चन में किसी प्रकार, मतलब प्रकार का कोई डाउट आज के लेक्चर में। शॉर्टकट से कोई नहीं बनता यार, जैसे कि जो भी आपको, पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपको बता रहा हूं शॉर्टकट के बारे में कि इस तरीके से ये ट्रिक है, इस तरीके से एग्जाम निकल जाएगा, वो आपको बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। और लोग बेवकूफ बनते हैं, इसलिए भीड़ बेवकूफों के पास ज्यादा जाती है बेवकूफ बनने के लिए। तो वो वाली चीज बहुत, मैंने तो बहुत पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया और पर्सनली घुस के देखा हुआ चीजों को, कि कई बार जो ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स होती है ना, कोई ट्रिक टैक्टिक नहीं होती है। और जब जब जो भी इंसान आपको सच्चाई बताता है, तो वो इंसान आप लोग को, मतलब लोगों को पसंद नहीं आता। राइट। अब भाई आपको सच्चाई पता है कि यार आपको बुक पढ़ने के अलावा और कुछ उससे बाहर का कुछ नहीं आना। राइट, बट लोगों को वो सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को तो बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट बनते हैं, बट बनेंगे कब, जब आप उसको पढ़ोगे। पहले पहले फर्स्ट रीडिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। लोगों को तो नोट्स से मतलब है। लोग बोलते हैं भैया हमें नोट्स दे दो, उससे हम आईएएस एग्जाम निकाल लेंगे। अरे नोट्स दूसरों के लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, दूसरों के नोट्स लेने से बर्बाद हो जाओगे। राइट। बेटर है आपको एटलीस्ट 3 बार तो किताबों को पढ़ना ही है। जिसने ये काम किया, जीत उसकी होनी ही तय है, होनी ही तय है। बट वो लोग वो काम करने का, मेहनत करना लोग पसंद नहीं करते। और इस एग्जाम में मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू गिव टाइम एंड पेन, पेन इन द सेंस कि नींद को छोड़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, भले ही मन भी नहीं लग रहा है तो उस दौरान भी पढ़ना पड़ेगा। जो भी इस चीज, क्योंकि देखो यार, वो कहते हैं ना कि जैसे कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बहुत अच्छी लाइन जो है वो बोली थी, मेरे ख्याल से सैफिन ने ये वाली लाइन बोली थी, सैफिन जी ने बोली थी, आईपीएस है वो, बहुत फेमस है वो। अब आप देखिए 500 समथिंग उनकी रैंक आई थी, बट कितने फेमस बन गए वो, क्योंकि पर्सनालिटी। आप भी बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्सनालिटी होनी चाहिए। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जैसे कि उन्होंने एक किसी स्टोरी के बारे में बताया था, तो उन्होंने बोला था कि राजा जो होता है, कि राजा, तो उसको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं तब जाकर वो राजा बनता है, नहीं तो हर कोई गली मोहल्ले का राजा थोड़ा बन जाएगा। तो आपको अगर राजा बनना है, कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, तो आपको सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। और सैक्रिफाइस करने के लिए जो लोग रेडी हैं, उनका गेम होगा। अब जो लोग शॉर्टकट ढूंढने के लिए रेडी हैं, तो ढूंढते रहो शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो लगी जाओगे। बट आईएएस का गेम नहीं मिल पाएगा। आईएएस का गेम उन्हीं के लिए है जो इस गेम को खेलने के लिए रेडी है। जो इस गेम को खेलने के लिए रेडी नहीं है, वो जा सकते हैं। और अब तो मैं बोलता भी नहीं, और किसी को मैं समझाता भी नहीं, क्योंकि समझाने का कोई मतलब नहीं, पता है। जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं, जिसको समझना है उसको तो पता ही है ऑलरेडी यार, क्या क्या चीज करनी है, सभी लोग को पता है। जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर।
अपना तो बस एक ही रोल है, क्योंकि बहुत लोगों को समझाकर देख लिया कि कोई मतलब निकलता नहीं है, जिसको जो करनी है वो करे। मेरे एंड से मेरा काम रहेगा क्वालिटी पढ़ाई करवाना और सही डायरेक्शन में पढ़ाई कराना। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि शॉर्टकट्स लेकर आओ, शॉर्ट ट्रिक लेकर आओ, तो उससे सर आपका चैनल तो ग्रो होगा। मैंने तो अब छोड़ ही दिया चैनल पे ध्यान ही, मैं सच बताऊं आपको, तो अब चैनल पे ध्यान ही देना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है यार, कि मैंने कहा जो सही चीज करवाओ ना, तो उसमें लोगों को वो नहीं करना है, लोगों को वो करना है, मतलब शॉर्टकट चाहिए उनको, फटाफट 10 मिनट में पूरी चीज खत्म चाहिए, आधे घंटे में पूरी चीज खत्म चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होगा ना यार। और मेरे साइड से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। मेरा कल ही लेक्चर जो था, मैंने स्टार्ट जो किया था कल की रिवीजन क्लास, मैंने सोचा था कि 3 घंटे में 1 महीने का पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा, 3 घंटे में 10 दिन का ही टॉपिक कवर हुआ है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि यार वो चीज याद हो जाए। तो इसलिए वो टाइम लगा, और मुझे वो टाइम देना मतलब सही लगता है, ठीक लगता है। चलो एनीवेज, जो भी बात है, तो चलो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक मिनट रुकना सर, समटाइम्स आई यूज टू क्राई विदाउट रीजन, आई क्राई सर, इज इट स्ट्रेस सर? अरे यार देखो, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि रोना वोना छोड़ दो आप। होता है कभी कभी इंसान इमोशनली वीक हो जाता है तो वो रोने लगता है, बट रोना वोना आप छोड़ दो। राजा लोग रोते नहीं है। रोना छोड़ दो, अपने अंदर एक पावर को फील करना शुरू करने लगो कि यार यू आर पावरफुल। अपने अंदर पावर को फील करो, यू आर पावरफुल। ब्रेक डाउन नहीं होना। देखो क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन कब लगता है, किस स्टेट में लगता है, जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को खो देते हो। और स्ट्रेस भी जब ही आता है जब आप अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हो। आप कभी इस चीज को नोटिस करना, जब आप अपने तैयारी में लगे रहोगे ना, जैसे कि जब जिस दिन आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर लोगे, उस दिन देखा ना रात में सुकून मिलेगा। जिस दिन टारगेट्स अचीव नहीं होंगे ना, उस दिन रात में टेंशन बढ़ेगी। तो टेंशन कब आती है, स्ट्रेस कब आता है, जब आप अपनी किसी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हो। और देख लेना, आप अभी लगातार आप अपनी कंसिस्टेंसी 2 दिन फॉलो करो, आपका सब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप खुद इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे चीजों में कि स्ट्रेस का टाइम ही नहीं बचेगा। स्ट्रेस को टाइम मत दो ना यार। इस एग्जाम में सिंपल सा काम एक आपको बस ये करना है कि अपने टारगेट्स डिफाइन करो और उस टारगेट पर बस सिर्फ चलो। और बड़ा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट, क्योंकि बड़े टारगेट्स को हमेशा सभी लोग कहते हो ये एक ही चीज मिल जाएंगे आपको, कि बड़े टारगेट को छोटे छोटे गोल्स को सेट करके अचीव आराम से किया जा सकता है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हाँ, मुझे पता है ना कि ऐसा होता है। वो होता है इसके लिए क्योंकि मैं भी इस फेज से निकल चुका हूं, मुझे भी पता है। फिर इस चीज को समझी, आपको इस एग्जाम में सबसे ज्यादा अपने माइंड को करना है कंट्रोल। और जिसने इस माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, ही सिर्फ ये एग्जाम, आप लाइफ में कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। और कभी भी ये चीज सोचना नहीं है कि अरे यार फेल होगा तो क्या होगा। फेलियर को क्यों आने दे रहे हो माइंड पे? फेलियर को तो आने नहीं देना। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि फेलियर तो है नहीं लाइफ में। फेलियर तो है नहीं, फेलियर कुछ होता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। अपने आपके माइंड को इतना स्ट्रांग बना लो, क्योंकि आपका माइंड आपको डराता है। और वो माइंड क्यों डराता है? क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको डरा के रखा हुआ है कि इस एग्जाम में फेल हो जाओगे। फेल का थॉट मत लेकर आओ, फेल का थॉट ही जो है वो आपको स्ट्रेस लेकर आएगा। चलो एनीवेज, अब मिलेंगे अपन कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।